नमस्कार दोस्तों, आप सभी को। दोस्तों, आज जो हमारी एक नई सीरीज़ की शुरुआत हो रही है। आज से हम शुरू कर रहे हैं एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। सभी प्रकार के जो आपके जितने भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं, जितने भी आपकी टीचर्स की वैकेंसी आती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का टेट एग्ज़ाम हो। पहले एक बार थोड़ा सा मैं आपको 2-4 मिनट बता दूं कि जो सीरीज़ आपकी रहेगी किस किस एग्ज़ाम के लिए उपयोगी रहेगी। चाहे आपका किसी भी प्रकार का टेट एग्ज़ाम हो, चाहे वो सेंट्रल टेट है, सी टेट है, या फिर आपका स्टेट किसी भी आपके राज्य का टेट एग्ज़ाम है, हर एक प्रकार के टेट एग्ज़ाम के लिए उपयोगी रहेगी। दूसरी बात, किसी भी प्रकार की आपकी टीचर भर्ती है, चाहे वो पीजीटी है, चाहे वो टीजीटी है, चाहे वो पीआरटी है, जहाँ शिक्षक भर्ती का जिक्र होगा, आपको पता है कि जहाँ शिक्षक भर्ती का जिक्र होगा वहाँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि एजुकेशन साइकोलॉजी का जिक्र ना हो। जहाँ आप शिक्षक भर्ती की बात करेंगे वहाँ आपको निश्चित रूप से एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करनी पड़ेगी, शिक्षा मनोविज्ञान की बात करनी पड़ेगी। हर एक शिक्षक भर्ती में, हर एक परीक्षा में एजुकेशन साइकोलॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी सीरीज की आज हम शुरुआत कर रहे हैं, जो कि आपकी हर एक प्रकार की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी, बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। पूरी एजुकेशन साइकोलॉजी, पूरा शिक्षा मनोविज्ञान आपको इस चैनल पर इस साइकोलॉजी के सीरीज में करवाया जाएगा। तो आज जो हम आपकी शुरुआत कर रहे हैं, आज का जो आपका टॉपिक रहेगा, सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक नॉलेज, सबसे पहले एक बार थोड़ी सी जीवन गाथा एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में। सबसे पहले आपके सामने अगर आप देखें तो दो शब्द दोस्तों आपके सामने हैं, शिक्षा और मनोविज्ञान। क्योंकि आपको जो पढ़ना है वो एजुकेशन साइकोलॉजी को पढ़ना है, आपको साइकोलॉजी को नहीं पढ़ना, आपको मनोविज्ञान नहीं पढ़ना, आपको शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ना है, एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़नी है। यहाँ दोस्तों आपके सामने दो शब्द आ रहे हैं, एक शब्द है आपके सामने शिक्षा और एक शब्द है मनोविज्ञान। सबसे पहले हमें इन्हीं दोनों शब्दों पर चर्चा करने की आवश्यकता है कि दोनों शब्द क्या हैं। एक शब्द आपके सामने शिक्षा है, एक शब्द आपके सामने मनोविज्ञान है। तो दोस्तों, मनोविज्ञान शब्द के बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज हम बात कर लेते हैं कि शिक्षा शब्द क्या है। शिक्षा शब्द को लेकर, यदि इस शब्द को लेकर आपसे परीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस सीरीज से, जो क्लास आपको दी जा रही है, इससे बाहर कुछ पूछा जाएगा। विस्तार से चर्चा कर रहा हूँ, एक एक टॉपिक पर कंप्लीट डिटेल आपको प्रोवाइड करवाते हुए चलूँगा। एक एक शब्द को आप लोगों का काम है कि आप एक एक शब्द को ध्यान से समझते हुए चलें, ध्यान से सुनते हुए चलें। सबसे पहले दोस्तों हम बात करें शिक्षा शब्द के बारे में। शिक्षा, जिसके लिए इंग्लिश में जो एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, एजुकेशन। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो आपके सामने एक शब्द लिखा हुआ है, शिक्षा शब्द, ये शिक्षा शब्द आपने कई बार पढ़ा होगा कि शिक्षा शब्द संस्कृत की शिक्ष धातु से बना हुआ है। ये जो शिक्षा शब्द है, ये संस्कृत की शिक्ष धातु से बना हुआ है, जिसका हिंदी अर्थ होता है दोस्तों सीखना। ये आपकी किताबी भाषा है, ये आपकी किताबी लैंग्वेज है। मैं सीधी सादी भाषा में आपको मनोविज्ञान समझाने की कोशिश करूंगा। उस भाषा का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, उस सरल भाषा का मैं प्रयोग कर रहा हूँ जो आपको निश्चित रूप से समझ में आए। तो सबसे पहले हम ये देखें कि शिक्षा है क्या। तो आपकी किताबी लैंग्वेज, किताबी भाषा तो ये है कि शिक्षा शब्द संस्कृत की शिक्ष धातु से बना हुआ है, जिसका हिंदी अर्थ होता है सीखना। अगर सरल भाषा में देखिए, अगर साइकोलॉजी को सीखना है, हम लोग आमतौर पर मान के चलते हैं कि साइकोलॉजी बहुत टफ सब्जेक्ट है। मैं कहता हूं कि साइकोलॉजी और पैडागोजी से ये जी संसार का कोई सब्जेक्ट नहीं है। मनोविज्ञान जो आपका साइकोलॉजी है और जो आपका पैडागोजी का पोर्शन है, इससे सरल कुछ भी नहीं है। आप हर एक चीज़ को अपने डेली लाइफ से कनेक्ट करते हुए चलें, हर एक चीज़ को आप अपने दैनिक जीवन से जोड़ते हुए चलें। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि शिक्षा क्या है, तो मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि शिक्षा क्या है। देखिए, सरल भाषा में समझने का कोशिश कीजिएगा। जब भी किसी व्यक्ति के सामने दोस्तों कोई प्रॉब्लम आती है, किसी भी व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है, तो उसे क्या चाहिए? समस्या का समाधान चाहिए। उसे समस्या का समाधान चाहिए, और समाधान ढूंढने के लिए वो क्या करेगा? उस समस्या पर चिंतन करेगा। मैंने कहा, जब भी व्यक्ति के सामने कोई समस्या आएगी तो वह उस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए उस पर चिंतन करता है। जब भी आप चिंतन करेंगे तो चिंतन के परिणाम स्वरूप क्या होगा? चिंतन करने के बाद क्या होगा कि चिंतन करने के बाद आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए, अगर मैं बाइक से कहीं जा रहा हूँ और रास्ते में अचानक चलते चलते मेरी बाइक बंद हो जाती है, आसपास मैंने देखा कि वहाँ आसपास कोई मैकेनिक नहीं है, तो वो मेरे सामने एक समस्या है कि बाइक बंद पड़ गई है। अब मेरे सामने एक समस्या है, उस समस्या का समाधान मुझे खुद ही करना है, तो मैं उस समस्या के बारे में सोचूंगा, मैं उस पर चिंतन करूंगा। और जैसे ही मैंने उस पर चिंतन किया, कुछ देर मैंने सोचा बाइक के बारे में, क्या हो सकता है, क्यों बंद हो सकती है बाइक, उसके चौक वगैरह, प्लग वगैरह, इसमें करंट सही जा रहा है नहीं जा रहा है, पेट्रोल पाइप में पेट्रोल सही पहुंच पा रहा है नहीं पहुंच पा रहा है।
जो भी मुझे लगा कि हाँ यहाँ समस्या आ सकती है, यहाँ दिक्कत हो सकती है, मैंने उसके बारे में सोचा, उस पर चिंतन किया, और लास्ट में चिंतन करने के बाद मान लीजिए मुझे पता लगा कि इसके पेट्रोल पाइप में पेट्रोल सही तरीके से नहीं पहुँच पा रहा है। अब मैंने जैसे तैसे करके उसमें फूंक वगैरह लगाकर उसमें पेट्रोल ठीक तरीके से पेट्रोल पाइप में पहुंचाया और बाइक स्टार्ट हो गई। अब हुआ क्या कि मेरे सामने समस्या थी, तो समस्या का समाधान करने के लिए मैंने चिंतन किया। अब चिंतन करने के बाद मुझे समस्या का समाधान तो मिला, लेकिन दोस्तों उस समाधान के साथ साथ चिंतन करने से मुझे एक सीख और मिली। चिंतन जैसे ही मैंने किया, मुझे दो चीज़ें प्राप्त हुई। एक तो समस्या का समाधान प्राप्त हुआ, और समाधान के साथ साथ मुझे एक सीख प्राप्त हुई। सीख मुझे ये मिली कि इन फ्यूचर, भविष्य में अगर कभी भी ये बाइक बंद होगी, तो इस बाइक के बंद होने की वजह इसके पेट्रोल पाइप में पेट्रोल नहीं पहुंचना है। अगर दोबारा से बाइक बंद होती है, तो दोबारा से मुझे उस पर आधा घंटा चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, उस बाइक के बारे में दोबारा से आधा घंटा सोचने की आवश्यकता नहीं है। मैं सीधा समझ जाऊंगा कि मेरी बाइक बंद हो रही है तो क्यों हो रही है, क्योंकि पेट्रोल पाइप में पेट्रोल सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है। वो जैसे ही मैंने चिंतन किया, तो समस्या का उस समय तो मुझे समाधान मिल गया, लेकिन भविष्य के लिए मुझे एक सीख मिली, और इस सीख को ही दोस्तों क्या कहा जाएगा, तो सीख को ही कहा जाएगा शिक्षा। अगर व्यक्ति कुछ भी सीखता है तो सीखने को ही शिक्षा कहा जाता है। दोस्तों शिक्षा का मतलब केवल किताबी ज्ञान से नहीं है। अगर आपने कुछ भी सीखा है, अगर आपने ड्राइविंग भी सीखी है, आपने गाड़ी चलाना सीखा है, तो वो भी एक प्रकार की शिक्षा है। अगर व्यक्ति जीवन में कोई भी सीख प्राप्त करता है, कुछ भी सीखता है, तो उसी को शिक्षा कहा जाता है। तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा कि जब व्यक्ति के सामने दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में, जीवन है समस्याओं से भरा पड़ा है, जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है, तो उस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हम उस पर चिंतन करते हैं, और चिंतन करने के परिणाम स्वरूप हमें समस्या का समाधान तो मिलता है, लेकिन उस समाधान के साथ साथ हमें एक सीख भी प्राप्त होती है, और जो हमें सीख प्राप्त होती है दोस्तों, उसी सीख को शिक्षा कहा जाता है। जो हमें सीख मिलती है उसी को शिक्षा कहा जाता है। मैं आपसे सीधी सादी भाषा में ये कह सकता हूँ कि शिक्षा क्या है। एक सीधी सादी भाषा में मैं ये कह सकता हूँ कि शिक्षा क्या है, तो मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि शिक्षा चिंतन का परिणाम है। शिक्षा चिंतन का परिणाम है। जैसे ही व्यक्ति के सामने कोई भी समस्या आती है, तो वह उस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए, समाधान खोजने के लिए उस पर चिंतन करता है, और चिंतन के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को जो सीख प्राप्त होती है, उसी को दोस्तों शिक्षा कहा जाता है। मैंने बिल्कुल सरल भाषा में आपको बता दिया कि शिक्षा क्या है। मैंने कहा शिक्षा चिंतन का परिणाम है। बिल्कुल सीधी सादी भाषा में मैंने आपको बता दिया है कि चिंतन का परिणाम ही शिक्षा है। जब भी व्यक्ति के सामने कोई भी समस्या आएगी, तो वह उस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए चिंतन करेगा। चिंतन के परिणाम स्वरूप समाधान तो मिलेगा, लेकिन साथ में एक सीख भी मिलेगी, और जो सीख मिल रही है उसी को शिक्षा कहा जाता है। दूसरा, अगर आप देखें तो यहाँ पर शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, एजुकेशन, इसके बारे में भी आपने कई बार पढ़ा होगा कि जो एजुकेशन शब्द है, ये लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना हुआ है। ये दोस्तों लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना हुआ है, और एजुकेटम शब्द का जो अर्थ होता है, वह एजुकेटम शब्द का अर्थ होता है अंदर से बाहर निकालना, अंदर से बाहर की ओर धकेलना। तो इसका मतलब शिक्षा वह शक्ति है जो व्यक्ति के अंदर जितनी भी योग्यताएं हैं, उन योग्यताओं को बाहर निकालने का कार्य करती है। शिक्षा वह शक्ति, उस शक्ति का नाम शिक्षा है जो व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों को बाहर उभारती है, जो व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर धकेलती है, उसी को शिक्षा कहा जाता है। तो ये दोस्तों हो गई आपके सामने शिक्षा की संपूर्ण परिभाषा कि शिक्षा क्या है, और उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि शिक्षा क्या है। अब मैं आपसे बात करूंगा कि मनोविज्ञान क्या है। यहाँ तक आप स्क्रीन को कैप्चर करना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीन को कैप्चर कर लीजिए। शिक्षा शब्द क्या है? वास्तव में अगर आप देखेंगे तो दैनिक जीवन में जो भी हमारे सामने समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए जो हम चिंतन करते हैं, उसी चिंतन का परिणाम जो निकल के आता है, उसी चिंतन के परिणाम को दोस्तों शिक्षा कहा जाता है। चलिए, स्क्रीन को आपने कैप्चर कर लिया होगा। ये शिक्षा शब्द के अर्थ की बात हो गई। आज शिक्षा शब्द पर पूरे तरीके से बात करूंगा कि शिक्षा शब्द क्या है। शिक्षा शब्द पर पूरे तरीके से बात करूंगा। मैंने कहा शिक्षा चिंतन का परिणाम है। अब दोस्तों मेरे सामने एक शब्द आया कि चिंतन क्या है। अब चिंतन को भी देख लीजिए कि चिंतन क्या है, क्योंकि यहाँ से हो सकता है चिंतन को लेकर आपसे किसी प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाए। देखिए, अगर वास्तविक रूप में हम देखें तो दोस्तों चिंतन दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वली चिंतन, एक होता है स्वली चिंतन, और एक होता है यथार्थ चिंतन। स्वली चिंतन का ही दोस्तों दूसरा नाम है काल्पनिक चिंतन। इसी को काल्पनिक चिंतन भी कहा जाता है। इसे आप स्वली चिंतन कहें
या इसे आप काल्पनिक चिंतन कहें, बात एक ही है। जो कल्पनाओं पर आधारित होता है, जो कल्पनाओं पर आधारित होता है उसे स्वलीय चिंतन या काल्पनिक चिंतन कहा जाता है। सच्चाई कुछ भी नहीं होती यहाँ पर, यथार्थ कुछ भी नहीं होता, केवल कल्पनाओं पर आधारित होता है। हवाई किले बनाना, लगभग हम आमतौर पर कई बार ऐसा होता है कि हम उन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, उन चीज़ों पर हम चिंतन करते रहते हैं जो वास्तव में हैं ही नहीं। जो हमारा यथार्थ है, जो हमारी सच्चाई है, उससे हटकर कल्पनाओं पर आधारित जो हमारे द्वारा चिंतन किया जाता है उसे कहा जाता है स्वलीय चिंतन। पूरा का पूरा कल्पनाओं पर आधारित होता है। और दूसरा जो आपके सामने चिंतन का प्रकार है, वो दूसरा आपके सामने चिंतन का प्रकार है दोस्तों यथार्थ चिंतन, जो सच पर आधारित होता है, जो सत्य पर आधारित होता है। जब व्यक्ति के सामने वास्तव में कोई समस्या आती है और वो वास्तव में जो सच्चाई उसके सामने है, जो सत्य उसके सामने है, जो यथार्थ उसके सामने है, जब वो उस पर चिंतन करता है तो उसे कहा जाता है यथार्थ चिंतन। और इस यथार्थ चिंतन के दोस्तों 3 प्रकार हैं। इस यथार्थ चिंतन के 3 प्रकार हैं जो आपके लिए परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। समझिए इस यथार्थ चिंतन के 3 प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों, यथार्थ चिंतन का एक प्रकार होता है अभिसारी चिंतन। मैंने कहा स्वलीय चिंतन तो वो है जो कल्पनाओं पर आधारित है, सच्चाई कुछ है ही नहीं। यथार्थ चिंतन वो है जो सत्य पर आधारित है। अगर सत्य पर आधारित है तो यहाँ पर आगे चलकर इसके भेद भी चलेंगे। तो इसके 3 भेद होते हैं, एक अभिसारी चिंतन, एक अपसारी चिंतन और एक होता है दोस्तों आलोचनात्मक चिंतन। ये मैं आपको केवल बिल्कुल अभी इस समय उस तरीके से बता रहा हूँ कि जितना आपके लिए शिक्षा शब्द का अर्थ समझ में आ जाए। जिस समय आप चिंतन के टॉपिक पर बात करेंगे उस समय चिंतन के टॉपिक पर बात करते समय चिंतन को आपको गहराई से पढ़ाया जाएगा, डिटेल से पढ़ाया जाएगा। फिलहाल आप इनको समझिए। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने एक शब्द आपके सामने प्रयुक्त हुआ दोस्तों, इसमें अभी। यहाँ आपके सामने एक शब्द आया अप। अगर हिंदी भाषा की दृष्टि से आप देखें तो हिंदी भाषा की दृष्टि से ये दोनों ही उपसर्ग हैं। अभी उपसर्ग का अर्थ होता है पास या सामने, जबकि अप उपसर्ग का अर्थ होता है दोस्तों अधिक। जैसे मैंने कहा अभिमुख, मुख के पास या मुख के सामने, जहां भी अप उपसर्ग लगेगा तो उसका अर्थ आएगा अधिक। जैसे मैं कहता हूं अपव्यय, आवश्यकता से अधिक व्यय करना, आवश्यकता से अधिक खर्च करना। तो दोस्तों अभी का अर्थ है पास या सामने और अप का अर्थ है अधिक। अब देखिए अभी सारी चिंतन यहीं से समझना है आपको। अभी का अर्थ मैंने क्या बताया, अभी का अर्थ मैंने कहा पास या सामने होता है, यानी जो डाटा आपके पास हैं, जो आंकड़े आपके सामने हैं, उन्हीं आंकड़ों पर चिंतन करना वो अभिसारी चिंतन कहलाता है। जो डाटा आपके पास है, जो आंकड़े आपके पास हैं, केवल उन्हीं पर चिंतन करना वो अभिसारी चिंतन कहलाता है। जबकि जो डाटा आपके पास है उसके अलावा अपनी तरफ से अधिक डाटा शामिल करते हुए, अपनी तरफ से अधिक आंकड़े शामिल करते हुए चिंतन करना वो कहलाता है अपसारी चिंतन। कैसे समझे आप इस चीज को, देखिए जैसे मैंने अगर आपके सामने कोई भी एक प्रश्न लिखा, मैंने अगर ये लिखा कि 5 + 2 गुणा 4 भाग में 2 - 1, अगर मैंने ये लिख दिया आपके सामने, अब ये क्या है, आपके सामने एक प्रश्न है। और मनोविज्ञान में आप पढ़ते हैं कि हर एक प्रश्न अपने आप में एक समस्या होता है, और ये वास्तविकता है कि हर एक प्रश्न अपने आप में एक समस्या होता है, क्योंकि जिस लेवल के बच्चे का प्रश्न है उसके लिए तो समस्या ही है। अगर आप ये कहते हैं कि सर ये तो कोई समस्या नहीं है, तो हमारे लिए समस्या नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें हमें आती हैं। जिस लेवल के बच्चे का ये प्रश्न है उसके लिए तो समस्या है। जब आप कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं और आपके लेवल के प्रश्न आते हैं, वो आपके लिए समस्या ही तो होते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके लिए एक समस्या का काम करता है। और मैंने कहा समस्या का समाधान करने के लिए आपको क्या करना होगा, चिंतन करना होगा। जब भी आपके सामने कोई समस्या आएगी तो समस्या का समाधान करने के लिए आपको क्या करना होगा, चिंतन करना होगा। अब दोस्तों ये आपके सामने एक समस्या है, इस समस्या का आपको समाधान करना है तो आप चिंतन करेंगे, लेकिन जो डाटा आपको दिए गए हैं केवल आप इसी पर चिंतन करेंगे। जो आंकड़े आपके सामने हैं आप केवल इन्हीं आंकड़ों पर चिंतन करेंगे। अपनी तरफ से कोई डाटा आप इसमें ऐड तो नहीं कर सकते। आप अपनी तरफ से इसमें ये तो नहीं कर सकते, ये लीजिए सर मैंने यहाँ पर 8+ और लिख लिया। अपनी तरफ से तो आप कोई डाटा इसमें जोड़ नहीं सकते। जो डाटा आपके सामने है, जो डाटा आपके पास है, केवल उन्हीं के बारे में आपको सोचना है। इसे कहा जाता है अभिसारी चिंतन। अभी का अर्थ होता है पास या सामने। जो कुछ आपके पास है, जो कुछ आपके सामने है, केवल उसी के बारे में सोचना है, केवल उसी पर चिंतन करना है। चिंतन का दूसरा प्रकार दोस्तों आपके सामने था अपसारी चिंतन। अप का अर्थ मैंने बताया था अधिक, जहां कुछ डाटा आपके सामने है लेकिन अपनी तरफ से अधिक डाटा ऐड करते हुए चिंतन करना है। जैसे अगर मैं आपको कहता हूं कि आप इस विषय पर निबंध लिखिए, मानो मैं प्रधानमंत्री होता। मैं आपको कहता हूं कि आप इस विषय पर निबंध लिखिए कि मानो मैं प्रधानमंत्री होता। दोस्तों कुछ डाटा आपके सामने है, लेकिन इस समस्या का समाधान करने के लिए आपको अपनी तरफ से अधिक चिंतन करना पड़ेगा।
आपको अपनी तरफ से अधिक डाटा इसमें शामिल करने पड़ेंगे। ये है दोस्तों अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन का मतलब मैंने कहा जो डाटा आपके पास हैं केवल उन्हीं पर चिंतन करना, और अपसारी चिंतन का अर्थ मैंने बताया कि जो आपके पास है वो तो है, लेकिन उसके अलावा अपनी तरफ से अधिक डाटा जोड़ते हुए चिंतन करना, वो अपसारी चिंतन कहलाएगा। तीसरा प्रकार आपके सामने आ रहा था आलोचनात्मक चिंतन। यहाँ आपके सामने एक शब्द आ रहा है आलोचना, और आलोचना का मतलब होता है किसी के भी गुण व दोष दोनों पहलुओं की चर्चा करना। आलोचना का मतलब बुराई करना नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा। आलोचना का मतलब बुराई करना नहीं होता है, क्योंकि हम लोग कई बार सोचते हैं कि आलोचना का अर्थ बुराई करना होता है। आलोचना का अर्थ बुराई करना नहीं होता, आलोचना का अर्थ गुण व दोष दोनों पहलुओं की चर्चा करना होता है। जैसे अगर मैं कह दूं किसी भी व्यक्ति का नाम लेकर के आप उस व्यक्ति की आलोचना कीजिए, तो उसकी आलोचना करने का मतलब आपको केवल उसकी बुराई नहीं करनी है, उसके गुण क्या है, उसके दोष क्या है, दोनों पहलुओं की चर्चा करनी है। आलोचनात्मक चिंतन का मतलब गुण व दोष हर एक पहलू पर चर्चा करते हुए चिंतन करना, वो आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। अब देखिए यहां से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। देखिए दोस्तों, एक टीचर, एक शिक्षक क्लास में गया पढ़ाने के लिए। मान लीजिए मैं आपके सामने क्लास में आया और मैं आपके सामने, मेरे पास जो भी नोट्स वगैरह हैं, जो भी बुक वगैरह है, मैं क्लास में अपने साथ लेकर आया, और मेरे सामने जो भी मटेरियल है, जो डाटा मेरे पास है, मेरी किताब में मैं जो भी किताब या जो भी नोट्स साथ में लेकर आया हूँ, उसमें जो भी डाटा लिखा हुआ है, जो भी आंकड़े लिखे हुए हैं, वो ज्यों के त्यों मैं आपको बता दूँ, ज्यों के त्यों मैं आपको बताता रहा हूँ। जैसे अगर मान लीजिए मैं कोई भी किताब लेकर खड़ा हो गया और कोई भी किताब लेकर मैं उसे ज्यों का त्यों पढ़ता रहूँ, जो मेरे सामने उसी को मैं पढ़ता रहूँ, तो आप क्या कहेंगे कि नाम का ही टीचर है बस। सामने जो स्टूडेंट बैठे हुए वो क्या कहेंगे कि टीचर तो है बट नाम का ही टीचर है, कुछ ज़्यादा तो अच्छा तो नहीं है। यानी उसे क्या कहा जाएगा कि ये केवल एक सामान्य शिक्षक है। ये ध्यान दीजिएगा, प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि एक सामान्य शिक्षक में कौन सा चिंतन पाया जाता है, तो दोस्तों एक सामान्य शिक्षक में अभिसारी चिंतन पाया जाता है। दूसरा आपके सामने था अपसारी चिंतन, अपनी तरफ से अधिक डाटा जोड़ते हुए चिंतन करना। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपके सामने क्लास में आया, भले ही मैं अपने साथ अपने नोट्स वगैरह लेकर आ गया, कुछ डाटा भले ही मैं अपने साथ लेकर आ गया, लेकिन उसमें जो डाटा मेरे साथ है, जो डाटा मेरे पास है, जो आंकड़े मेरे पास हैं, उनमें मैं अपनी तरफ से अधिक आंकड़े जोड़ते हुए आपको पढ़ा रहा हूँ। अच्छे तरीके से अपनी तरफ से आंकड़े जोड़ते हुए, अच्छे तरीके से उनको एक्सप्लेन करते हुए अगर मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे कि हाँ टीचर अच्छा है। यानी एक अच्छे शिक्षक में कौन सा चिंतन पाया जाता है, तो एक अच्छे शिक्षक में अपसारी चिंतन पाया जाता है। और तीसरा है दोस्तों आलोचनात्मक चिंतन, जो पाया जाता है एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक में, क्योंकि जहां आप गुण और दोष दोनों पहलुओं की चर्चा करेंगे तो आप अपने आप ही सर्वश्रेष्ठ बनते हुए चले जाएंगे। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है कि अभिसारी चिंतन एक सामान्य शिक्षक में पाया जाता है, अपसारी चिंतन एक अच्छे शिक्षक में पाया जाता है, और सर्वश्रेष्ठ शिक्षक में जो पाया जाएगा वो एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक में पाया जाता है दोस्तों आलोचनात्मक चिंतन। ये चिंतन के तीन प्रकार, बाकी जब चिंतन का टॉपिक आएगा वहां हम डिटेल से चर्चा करेंगे। यहां मैं केवल आपको शिक्षा शब्द समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि शिक्षा क्या है। वास्तव में दोस्तों शिक्षा केवल चिंतन का परिणाम है। जब भी आपके सामने कोई समस्या आएगी, उस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए आप उस पर चिंतन करेंगे, चिंतन के परिणाम स्वरूप आपको एक सीख मिलेगी, और उस सीख को ही शिक्षा कहा जाएगा। अब आपको शिक्षा का अर्थ निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। यहां तक आप एक बार स्क्रीन को कैप्चर कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आपने स्क्रीन को कैप्चर तो कर लिया होगा। अब अगले पॉइंट पे आ जाइए। देखिए, अब मैं बात कर रहा हूं आपसे शिक्षा का अर्थ, जो आपको समझना चाहिए वो मैं आपको समझा चुका हूं। अब मैं शिक्षा के अर्थ पर थोड़ी सी और बात करता हूं आपसे कि एक तो शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है और एक शिक्षा का विस्तृत अर्थ क्या है। देखिए, दोनों को समझें। अगर मैं आपसे बात करूं शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होगा, और दूसरा मैं आपसे बात करूं कि शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होगा। संकुचित रूप में शिक्षा क्या है और व्यापक रूप में शिक्षा क्या है। शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या ग्रहण किया जाए और शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या ग्रहण किया जाए। तो देखिए, संकुचित रूप में हम शिक्षा को कहते हैं कि शिक्षा वो है कि जब व्यक्ति पढ़ना जान जाए, जब व्यक्ति लिखना जान जाए, और जब व्यक्ति गणना करना जान जाए, तो उसे कहा जाता है कि हाँ ये व्यक्ति शिक्षित है। देखिए, ये शिक्षा का केवल एक संकुचित अर्थ है, और मैं दोनों अर्थों पे बात कर रहा हूँ। शिक्षा का संकुचित अर्थ हम लोग आमतौर पर मानकर चल लेते हैं कि जिस व्यक्ति को पढ़ना आता है, जिस व्यक्ति को लिखना आता है, जिस व्यक्ति को गणना करना आता है, उसे शिक्षा, वो व्यक्ति शिक्षित है। ये केवल एक संकुचित रूप में माना जाता है। शिक्षा का संकुचित अर्थ है कि पढ़ना
लिखना और गणना करना, यानी रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। क्या कह रहा हूं मैं, चीज़ों को ध्यान से समझते हुए चले। जो व्यक्ति रीडिंग करना जानता है, पढ़ना जानता है, जो व्यक्ति लिखना जानता है और जिसे थोड़ी बहुत अर्थमेटिक नॉलेज है, उसे हम क्या कहते हैं कि ये व्यक्ति शिक्षित है। ये शिक्षा का संकुचित अर्थ है। ध्यान दीजिएगा, रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। 3 बार मेरे सामने क्या आ रहा है दोस्तों, 3 बार मेरे सामने आ रहा है आर। रे की साउंड आ रही है ना 3 बार। रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक, 3 बार मेरे सामने रे की साउंड आ रही है, इसलिए शिक्षा के संकुचित अर्थ को कहा जाता है ट्रिपल आर के रूप में, 3R के रूप में। 3R का मतलब, एक आर का मतलब रीडिंग, दूसरे आर का मतलब राइटिंग और तीसरे आर का मतलब अरिथमेटिक। 3R को ही शिक्षा का संकुचित अर्थ माना जाता है, जबकि शिक्षा के व्यापक अर्थ में 4H आता है। मैंने कहा शिक्षा का संकुचित अर्थ ट्रिपल आर है, 3R है। अब शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है, अब शिक्षा के व्यापक अर्थ को देख लीजिए कि शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। देखिए, शिक्षा के व्यापक अर्थ में 4 पहलुओं को शामिल किया जाता है दोस्तों। व्यापक अर्थ का मतलब कि एक व्यक्ति का या एक बालक का मानसिक विकास होना। दूसरा, एक बालक का या एक व्यक्ति का शारीरिक विकास होना। तीसरा, एक व्यक्ति या एक बालक का भावात्मक विकास होना। और चौथा, एक बालक का, एक व्यक्ति का शारीरिक विकास होना ही शिक्षा है। ये शिक्षा का दोस्तों पूरा अर्थ है, ये व्यापक अर्थ है। मैंने दोनों अर्थों पे बात कर ली है कि शिक्षा का संकुचित अर्थ है कि जो व्यक्ति पढ़ना, लिखना और गणना करना जानता है, हम मान लेते हैं कि वो व्यक्ति शिक्षित है। ये केवल एक संकुचित अर्थ है। जबकि शिक्षा का व्यापक अर्थ है कि शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का जो अर्थ होगा कि बालक का मानसिक विकास, बालक का शारीरिक विकास, बालक का भावात्मक विकास। सॉरी दोस्तों, मैंने यहाँ पर शारीरिक विकास 2 बार लिख दिया, ध्यान नहीं रहा। बालक का शारीरिक विकास, बालक का मानसिक विकास, बालक का भावात्मक विकास और बालक का क्रियात्मक विकास, ये शिक्षा का व्यापक अर्थ है। अंग्रेजी में आप इसे क्या कहेंगे, अंग्रेजी में मैं इसे 4H क्यों कहूंगा। देखिए, मानसिक विकास मतलब हेड। मानसिक के लिए मैंने हेड शब्द का इस्तेमाल किया, सिर का इस्तेमाल किया। मस्तिष्क के लिए हेड शब्द का मैंने इस्तेमाल किया है। शारीरिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए हेल्थ। भावात्मक विकास के लिए हर्ट। भाव कहाँ से निकल के आएंगे, भाव कहाँ से निकल के आएंगे दोस्तों, हृदय से निकल के आएंगे। तो भावात्मक विकास के लिए हर्ट शब्द का। और क्रियात्मक, व्यक्ति कोई भी क्रिया करेगा, कोई भी कार्य करेगा, तो कार्य करने के लिए मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, हमारा हाथ। कार्य करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, हमारा हाथ यानी हैंड। इन चारों पक्षों का विकास हो जाए, इन चारों पक्षों का विकास हो जाए दोस्तों, हेड, हेल्थ, हार्ट और हैंड, इसलिए इसे कहा जाता है 4H का सिद्धांत। समझ गए होंगे आप। ट्रिपल आर क्या है, ट्रिपल आर क्या है, 3R क्या है और 4H क्या है। 3R शिक्षा का संकुचित अर्थ है, जबकि 4H शिक्षा का व्यापक अर्थ है। ये जो शिक्षा का व्यापक अर्थ है, जो 4H है, ये किसके अनुसार है दोस्तों, ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लें कि ये महात्मा गांधी के अनुसार है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का व्यापक अर्थ बालक का मानसिक विकास होना, बालक का शारीरिक विकास होना, बालक का भावात्मक विकास होना और बालक का क्रियात्मक विकास होना ही शिक्षा का व्यापक अर्थ है। जबकि संकुचित अर्थ में हम नॉर्मल में हम मानकर चलते हैं कि जो व्यक्ति पढ़ना, लिखना और काउंटिंग करना जानता है, गणना करना जानता है, कैलकुलेशन जानता है, वो व्यक्ति शिक्षित है। ये केवल एक छोटी सी अर्थ, ये केवल एक छोटी सी बात है। ये केवल हम संकीर्ण अर्थ कह सकते हैं। पूरे तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि जो व्यक्ति पढ़ा हुआ है, जो व्यक्ति लिखना जानता है और जो गणना करना जानता है, कैलकुलेशन जानता है, वो शिक्षित है। ये केवल एक संकीर्ण सोच है, ये केवल एक संकुचित अर्थ है, जबकि व्यापक अर्थ तो ये है। तो ध्यान दीजिएगा कि शिक्षा को संकुचित अर्थ में हम 3R के रूप में जानते हैं, जबकि व्यापक अर्थ में हम 4H के रूप में जानते हैं। ये दोस्तों हो गया शिक्षा का अर्थ है। अब कंप्लीट रूप से जो मुझे आपको शिक्षा के शब्द को लेकर बताना था कि शिक्षा क्या है, जितना मुझे आपको बताना चाहिए उतना मैं बता चुका हूं शिक्षा शब्द को लेकर। अब इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा शिक्षा के प्रकार। अभी शिक्षा में 2 पहलुओं पर मुझे आपसे चर्चा करनी है, शिक्षा के प्रकार कौन से हैं और साथ में शिक्षा की परिभाषाएं, किस किस मनोवैज्ञानिक ने या किस विद्वान ने, किस दार्शनिक ने शिक्षा की क्या परिभाषा दी है। शिक्षा की परिभाषाओं पर बात करूंगा, शिक्षा के प्रकारों पर बात करूंगा। यहां तक आप एक बार जल्दी से स्क्रीन को कैप्चर कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब मैं आपसे बात करूं शिक्षा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एजुकेशन। अब मैं आपसे बात करूं शिक्षा के प्रकार। और इस पॉइंट को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट है जहां से लगभग शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में आमतौर पर यहां से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं कि शिक्षा का कौन सा प्रकार और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिएगा, अगर हम देखें तो शिक्षा के दोस्तों प्रकार हैं कितने? शिक्षा 3 प्रकार की है। कौन कौन से 3 प्रकार? शिक्षा का एक प्रकार होता है दोस्तों औपचारिक शिक्षा। शिक्षा का एक प्रकार होता है औपचारिक शिक्षा। दूसरा प्रकार अनौपचारिक शिक्षा। और शिक्षा का तीसरा प्रकार निरौपचारिक शिक्षा। देखिए, शिक्षा के 3 प्रकार। एक प्रकार मैंने आपसे बताया कि शिक्षा का एक प्रकार है औपचारिक शिक्षा, इंग्लिश में जिसे आप कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन। अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल एजुकेशन। और निरौपचारिक शिक्षा यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन। शिक्षा के 3 प्रकार, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। पहले एक बार तीनों को हल्का सा समझिए, फिर तीनों की डिटेल की बात करता हूं कि तीनों क्या है। देखिए, औपचारिक शिक्षा या फॉर्मल एजुकेशन वो होती है जहां सब कुछ पहले से निश्चित होता है और इस एजुकेशन को पूरा करने पर आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। मैंने कहा फॉर्मल एजुकेशन वो है जहां सब कुछ पहले से फिक्स होगा, सब कुछ पहले से निश्चित होगा और इस एजुकेशन को कंप्लीट करने पर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसे कहा जाता है फॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन का मतलब जहां कुछ भी निश्चित नहीं होता, जहां कुछ भी पहले से निश्चित नहीं होता और इस एजुकेशन को कंप्लीट करने पर आपको किसी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता, कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं दिया जाता। क्या हुआ दोस्तों? एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत। औपचारिक शिक्षा वो है जहां सब कुछ पहले से निश्चित है और इसे पूरा करने पर एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। जबकि अनौपचारिक शिक्षा वो है जहां कुछ भी पहले से निश्चित नहीं है और इसे पूरा करने पर किसी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता। तीसरा जो आपके सामने आता है निरौपचारिक शिक्षा या नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन दोस्तों औपचारिक प्लस अनौपचारिक दोनों शिक्षाओं का मिश्रण है। मैंने कहा ये औपचारिक प्लस अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षाओं का मिश्रण है। इन नॉन फॉर्मल एजुकेशन का मतलब क्या है? नॉन फॉर्मल मीन्स फॉर्मल एजुकेशन प्लस इनफॉर्मल एजुकेशन, जहां औपचारिक प्लस अनौपचारिक दोनों का आप मिश्रण कर देते हैं तो उसे आप कहेंगे निरौपचारिक शिक्षा। अब मिश्रण कैसे होगा वो देखिए। मैंने कहा कि यहां सब कुछ निश्चित है, यहां कुछ भी निश्चित नहीं है। औपचारिक शिक्षा में सब कुछ निश्चित है, अनौपचारिक शिक्षा में कुछ भी निश्चित नहीं है और निरौपचारिक शिक्षा में इन दोनों का मेल होता है। मेल होगा इसका मतलब कुछ बातें निश्चित होंगी, कुछ बातें निश्चित होंगी और कुछ बातें निश्चित नहीं होंगी। बताओ दोनों का मेल हुआ कि नहीं हुआ? यहां मैं कह रहा था सब कुछ निश्चित है, यहां कुछ भी निश्चित नहीं है, और वहां मैं कह रहा हूं कि कुछ निश्चित है लेकिन कुछ बातें निश्चित नहीं हैं। और जैसे ही आप इस एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं तो इस एजुकेशन को कंप्लीट करने पर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, उसे कहते हैं निरौपचारिक शिक्षा। किस प्रकार अब आप इन सारी बातों को समझेंगे? देखिए दोस्तों, शिक्षा के 3 प्रकार आपके सामने हैं। मैंने कहा शिक्षा के 3 प्रकार आपके सामने हैं, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। किस प्रकार? औपचारिक शिक्षा में मैं कह रहा हूं कि औपचारिक शिक्षा वो है जहां सब कुछ पहले से निश्चित है और इसे पूरा करने पर एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। यहाँ देखो रियलिटी में वास्तव में होता क्या है कि यहाँ शिक्षा नहीं दी जाती, यहाँ शिक्षा की औपचारिकता की जाती है। यहाँ शिक्षा नहीं दी जाती, शिक्षा की फॉर्मेलिटी की जाती है। जैसे बहुत सारे बंदे मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने किसी भी सब्जेक्ट से एमए किया हुआ है। अगर मैंने हिंदी से एमए कर लिया तो मैं उसका मतलब ये है कि आपने अगर हिंदी से एमए किया है तो मास्टर्स ऑफ आर्ट, आप हिंदी के अपने आप में धुरंधर बन जाने चाहिए, हिंदी सब्जेक्ट की आपको अच्छी नॉलेज हो जानी चाहिए। लेकिन बहुत सारे हमने ऐसे भी देखे हैं कि किसी भी सब्जेक्ट से मास्टर्स किया हुआ है लेकिन सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है। वो क्या है? हमने एजुकेशन नहीं प्राप्त की, हमने एजुकेशन की फॉर्मेलिटी की है। यहाँ होता क्या है कि औपचारिक शिक्षा में एजुकेशन की फॉर्मेलिटी ज़्यादा की जाती है, एजुकेशन कम दी जाती है।
यहाँ सब कुछ पहले से निश्चित होगा और इस एजुकेशन को कंप्लीट करने पर एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर मैं आपसे बात करता हूँ तो जितने भी विद्यालय होते हैं उन विद्यालयों में सब कुछ पहले से निश्चित होता है, सिलेबस पहले से फिक्स होता है, एग्जाम कब होगा, कितने नंबर का एग्जाम होगा, कितने मार्क्स आएंगे तो कौन सी ग्रेड मिलेगी, आपकी क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी, क्लास की ड्यूरेशन क्या रहेगी, सब कुछ पहले से फिक्स होता है। और जैसे ही आप विद्यालय में कोई भी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। यानी एक विद्यालय में कौन सी एजुकेशन दी जाती है, एक विद्यालय में फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है। जितने भी प्रकार के स्कूल हैं, जितने भी प्रकार के विद्यालय हैं, सभी प्रकार के स्कूल, सभी प्रकार के दोस्तों विश्वविद्यालय, सभी प्रकार के दोस्तों महाविद्यालय और सभी प्रकार के प्रशिक्षण संस्थान, इनमें सभी में कौन सी एजुकेशन दी जाती है, इनमें फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है। सभी प्रकार के स्कूल, सभी प्रकार की यूनिवर्सिटी, सभी प्रकार के कॉलेज और सभी प्रकार के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, चाहे किसी भी प्रकार का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, चाहे वो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जेबीटी और बीएड कॉलेज, चाहे वो आईटीआई है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, चाहे वो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, सभी प्रकार के विद्यालय, सभी प्रकार के विश्वविद्यालय, सभी प्रकार की यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये सारे के सारे दोस्तों फॉर्मल एजुकेशन के केंद्र हैं। क्योंकि यहाँ पर सब कुछ पहले से निश्चित होता है और इसे पूरा करने पर एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये सारे के सारे औपचारिक शिक्षा के केंद्र हैं। अनौपचारिक शिक्षा में मैंने कहा, अनौपचारिक शिक्षा वो होती है जिसमें कुछ भी निश्चित नहीं होता और इसको पूरा करने पर कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। जैसे बालक का परिवार, मैंने क्या कहा था, एजुकेशन का मतलब क्या है, शिक्षा का मतलब क्या है, सीखना। अगर बालक कुछ भी सीख रहा है तो वो शिक्षा है। अब बालक अपने परिवार से बहुत सारी बातें सीखता है। अपने परिवार से बालक अपनी मातृभाषा सीखता है, अपनी संस्कृति सीखता है, खान पान किस प्रकार का होगा, हमारी वेशभूषा किस प्रकार की होगी, हमारी बोली किस प्रकार की होगी, ये सब बालक ने परिवार से सीखा। लेकिन कुछ भी निश्चित नहीं था, कोई बातें निश्चित नहीं थी, हम बालक को कब क्या सिखाएंगे, और हम बालक को कोई सर्टिफिकेट नहीं देते कि अब बालक ने ये चीज़ सीख ली है। तो परिवार में रहकर बालक बहुत कुछ सीखता है लेकिन कुछ भी निश्चित नहीं होता, कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता। यानी बालक का परिवार अनौपचारिक शिक्षा का केंद्र है। बालक का परिवार है, बालक का समाज है, बालक का फ्रेंड सर्किल है, उसकी मित्र मंडली है, बालक के रिश्तेदार हैं, यानी सोसाइटी से, परिवार से बालक जो कुछ भी सीखता है वो सारा का सारा अनौपचारिक शिक्षा के केंद्र माने जाते हैं। जैसे एक आप विशेष रूप से ध्यान रखें, आंगनवाड़ी केंद्र। जो आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं इनमें भी दोस्तों अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। तो अनौपचारिक शिक्षा के केंद्र हैं बालक का परिवार, बालक का समाज, बालक का फ्रेंड सर्किल, बालक के रिश्तेदार, आंगनवाड़ी केंद्र, जहाँ से बालक सीखता तो बहुत कुछ है लेकिन किसी प्रकार का कोई उसे सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। तीसरा प्रकार आपके सामने आता है दोस्तों निरौपचारिक शिक्षा, जहाँ मैं कह रहा हूँ कुछ बातें निश्चित होंगी, कुछ बातें निश्चित नहीं होंगी, लेकिन इसे पूरा करने पर एक सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा, इसे पूरा करने पर एक प्रमाण पत्र जरूर मिलेगा, उसे कहा जाता है निरौपचारिक शिक्षा। जैसे अगर मैं बात करूं दूरस्थ शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन जो होती है, जो डिस्टेंस एजुकेशन होती है, जब आप घर बैठे कोई डिग्री, घर बैठे कोई एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन जब आप कुछ भी प्राप्त करते हैं तो वो निरौपचारिक शिक्षा का, क्योंकि वहाँ कुछ बातें निश्चित हैं, आपका सिलेबस निश्चित है, आपका एग्जाम कब होगा वो निश्चित है, कितने मार्क्स का एग्जाम होगा वो निश्चित है, लेकिन आप कब पढ़ेंगे, कोई आपकी टाइमिंग फिक्स नहीं है कि आपको 9 बजे से 3 बजे तक पढ़ना है जैसे कि स्कूल में होता है। कुछ बातें निश्चित हैं, कुछ बातें निश्चित नहीं है, लेकिन इसे कंप्लीट करने पर आपको एक सर्टिफिकेट जरूर मिलता है। ये होती है दोस्तों निरौपचारिक शिक्षा। जैसे डिस्टेंस एजुकेशन या फिर जितने भी पत्राचार कार्यक्रम चलते हैं, पत्राचार कार्यक्रम से आप कोई भी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, या फिर ओपन बोर्ड, हिंदी में बोलते हैं खुला बोर्ड, या फिर ओपन यूनिवर्सिटी, हिंदी में कहते हैं खुला विश्वविद्यालय, ये सारे निरौपचारिक शिक्षा के केंद्र है। डिस्टेंस एजुकेशन है, पत्राचार कार्यक्रम है, ओपन बोर्ड है, ओपन यूनिवर्सिटी है, ये सारे के सारे दोस्तों निरौपचारिक नॉन फॉर्मल एजुकेशन के सेंटर हैं। ये हो गए दोस्तों एजुकेशन के 3 प्रकार। फॉर्मल एजुकेशन वो है जहाँ सब कुछ पहले से फिक्स होगा, कंप्लीट करने पर सर्टिफिकेट मिलेगा। इनफॉर्मल एजुकेशन वो है जहाँ कुछ भी फिक्स नहीं होगा, किसी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। नॉन फॉर्मल एजुकेशन वो है जहाँ कुछ बातें फिक्स हैं, कुछ बातें फिक्स नहीं है, लेकिन सर्टिफिकेट मिलता है। यहाँ से परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बात क्या है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बात है ये इनके केंद्र परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं कि जैसे एक विद्यालय में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, एक आंगनवाड़ी केंद्र में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। तो ध्यान रखें कि सभी प्रकार के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये औपचारिक शिक्षा के केंद्र हैं।
बालक का परिवार, समाज, उसका फ्रेंड सर्किल, उसके रिश्तेदार, आंगनबाड़ी केंद्र, ये सारे इनफॉर्मल एजुकेशन के सेंटर हैं। डिस्टेंस एजुकेशन यानी दूरस्थ शिक्षा, पत्रकार कार्यक्रम, ओपन बोर्ड और ओपन यूनिवर्सिटी, इनमें नॉन फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है। निरौपचारिक शिक्षा के केंद्र हैं। ये हो गए दोस्तों शिक्षा के 3 प्रकार। एक बार जल्दी से स्क्रीन को कैप्चर कीजिए और कोई डाउट बचता है तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट में आपको आंसर जरूर मिलेगा। कोई भी किसी प्रकार का डाउट बचता है तो आप कमेंट करते रहें। अब एक लास्ट पॉइंट पर मैं आपसे चर्चा करूंगा, अंतिम बिंदु पर चर्चा करूंगा, शिक्षा की परिभाषाएं। किस किस विद्वान ने शिक्षा की क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। चलिए स्क्रीन को आपने कैप्चर कर लिया होगा। अब हम बात करें शिक्षा की परिभाषाएं कि किस विद्वान ने शिक्षा की क्या परिभाषा दी और कौन कौन सी परिभाषाएं आपको शिक्षा के बारे में याद रख लेनी चाहिए। यहाँ जैसे ही आप शिक्षा की परिभाषाएं पढ़ चुके होंगे तो आपका शिक्षा शब्द को लेकर जितनी बातें मुझे आपसे करनी थी वो सारी बातें शिक्षा शब्द को लेकर कंप्लीट हो जाएंगी। शिक्षा क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या है वो बता चुका हूँ, शिक्षा के प्रकार कितने हैं वो बता चुका हूँ। अब शिक्षा की परिभाषाओं पे बात करूंगा और इसके बाद फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे मनोविज्ञान शब्द को। मैं कह रहा हूँ अभी केवल मैं आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, साइकोलॉजी पढ़ाना शुरू ही नहीं किया अभी केवल बेसिक जानकारी दे रहा हूँ कि शिक्षा क्या है और मनोविज्ञान क्या है, क्योंकि सबसे पहला वर्ड आपके सामने आ रहा था शिक्षा मनोविज्ञान। सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ कि शिक्षा क्या है और मनोविज्ञान क्या है, उसके बाद फिर शिक्षा मनोविज्ञान के टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे। तो अब अंतिम बिंदु पर मैं आपसे चर्चा करूँ शिक्षा की परिभाषाएं, कौन कौन सी परिभाषाएं। देखिए कुछ एक परिभाषाएं दोस्तों आपके सामने आ रही हैं, इन परिभाषाओं पर एक बार हम चर्चा कर लें। और इनमें से महत्वपूर्ण परिभाषाएं लगभग मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन सी महत्वपूर्ण है, सारी ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली परिभाषा दोस्तों आपके सामने लिखी हुई है स्वामी विवेकानंद के अनुसार कि स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा की क्या परिभाषा दी। तो देखिए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि शिक्षा क्या है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित, अंतर्निहित का मतलब मनुष्य के अंदर विद्यमान, मनुष्य की जो आंतरिक योग्यताएं हैं, मनुष्य की जो आंतरिक शक्तियां हैं, मनुष्य की उन आंतरिक पूर्णता की अभिव्यक्ति यानी उसको बाहर प्रकट करना ही एजुकेशन है। मनुष्य के अंदर जो योग्यताएं हैं, मनुष्य की जो आंतरिक योग्यताएं हैं उनको अभिव्यक्त करना, उनको बाहर प्रकट करना ही शिक्षा है। ये परिभाषा है दोस्तों स्वामी विवेकानंद के अनुसार। आपको याद रख लेना चाहिए कि अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति, ये शब्द आपको याद रखना है। स्वामी विवेकानंद ने इस शब्द का इस्तेमाल किया है कि जो हमारी आंतरिक शक्तियां हैं उन आंतरिक शक्तियों को बाहर प्रकट करना, हमारी अंतर्निहित योग्यताओं को अभिव्यक्त करना ही एजुकेशन है। दूसरी परिभाषा आपके सामने आती है महात्मा गांधी के अनुसार। महात्मा गांधी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति से। अभी मैंने बताया था शिक्षा का व्यापक अर्थ किसके अनुसार, महात्मा गांधी के अनुसार ही तो मैं बता रहा था आपको। महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि सर्वोत्तम विकास, सर्वांगीण विकास किस किस का, मनुष्य के शरीर, मनुष्य के मस्तिष्क और उसकी आत्मा का सर्वोत्तम विकास ही शिक्षा कहलाता है। ये बात कही है महात्मा गांधी ने। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति शिक्षा है। महात्मा गांधी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य एक बालक या एक मनुष्य के शरीर, उसके मस्तिष्क और उसकी आत्मा के सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति से है। यानी बालक का शारीरिक, बालक का मन, बालक का शरीर का विकास, बालक के मस्तिष्क का विकास और बालक की आत्मा का विकास ही शिक्षा है। यह आप ध्यान रखें महात्मा गांधी के अनुसार। तीसरी परिभाषा आपके सामने आती है दोस्तों जॉन डीवी के अनुसार। तीसरी परिभाषा आपके सामने आ रही है जॉन डीवी के अनुसार। जॉन डीवी कह रहे हैं कि शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिसके द्वारा वह वातावरण के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है। शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिसके द्वारा वह वातावरण के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है। ये बात कही है जॉन डीवी ने। जॉन डीवी कहते हैं कि उन योग्यताओं का विकास, कौन सी योग्यताओं का विकास, जिन योग्यताओं के माध्यम से एक व्यक्ति वातावरण पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। ध्यान रखना, वातावरण पर नियंत्रण स्थापित करने की बात कौन कह रहे हैं, जॉन डीवी। जॉन डीवी कहते हैं कि शिक्षा उन योग्यताओं का विकास है जिन योग्यताओं के द्वारा एक व्यक्ति या एक बालक वातावरण पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। अगली परिभाषा दोस्तों आपके सामने आती है फ्रेडसन के अनुसार। फ्रेडसन कहते हैं कि आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन, इसका संबंध व्यक्ति व समाज दोनों के कल्याण से है। बहुत अच्छी परिभाषा है फ्रेडसन ने, एक छोटी सी परिभाषा दी है और बहुत अच्छी परिभाषा दी है। इन्होंने कहा कि आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। अगली परिभाषा आती है दोस्तों आपके सामने ब्राउन के अनुसार। ब्राउन क्या कहते हैं, ब्राउन कहते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये परिभाषा महत्वपूर्ण है, सारी ही परिभाषाएं महत्वपूर्ण है।
सारी ही परिभाषाएं महत्वपूर्ण है, आपको सारी ही परिभाषाओं को याद करने की कोशिश करनी है। तो देख लीजिए शिक्षा की परिभाषाएं आपके सामने हैं। आप स्क्रीन को कैप्चर करना चाहें तो कैप्चर कर सकते हैं, मैं ये लिखा हुआ हटा देता हूं यहाँ से। ये लीजिए, आप स्क्रीन को कैप्चर कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति से है। जॉन डीवी कह रहे हैं कि शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिनके द्वारा वह वातावरण पर नियंत्रण स्थापित करता है। फ्रेडसन कहते हैं कि आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति व समाज दोनों के कल्याण से है। और ब्राउन कहते हैं कि शिक्षा वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। चलिए, स्क्रीन को आपने कैप्चर कर लिया होगा, कुछ एक परिभाषाएं और देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगली परिभाषाएं देखिए। अगली परिभाषा आपके सामने आ रही है पेस्टोलॉजी के अनुसार। अगली परिभाषा आपके सामने आती है पेस्टोलॉजी के अनुसार। पेस्टोलॉजी ने क्या कहा? पेस्टोलॉजी कहते हैं कि शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, विरोधहीन और प्रगतिशील विकास है। पेस्टोलॉजी कह रहे हैं कि बालक की जो जन्मजात शक्तियां होती हैं, यानी ऐसी शक्तियां जो बालक को जन्म से ही प्राप्त हैं, उन जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक रूप से विरोधहीन यानी बिना किसी विरोध के और प्रगतिशील यानी प्रगति की दिशा में विकास होना ही शिक्षा है। जब बालक की शक्तियों का विकास इस रूप में होता है कि स्वाभाविक रूप में हो, बिना किसी विरोध के हो और प्रगति के रूप में हो, तो उसी को शिक्षा कहा जाता है। ये बात कही है पेस्टोलॉजी ने। अगली परिभाषा आपके सामने आती है डगलस व हॉलैंड के अनुसार। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि शिक्षा शब्द का प्रयोग सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो व्यक्ति के जीवन काल में होते हैं। डगलस और हॉलैंड कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में जितने भी परिवर्तन होते हैं, व्यक्ति के जीवन काल में जितने भी परिवर्तन होते हैं, उन सभी परिवर्तनों को अभिव्यक्त करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो शब्द ही शिक्षा है। ये कहते हैं कि शिक्षा शब्द का प्रयोग सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो व्यक्ति के जीवन काल में होते हैं। अगली परिभाषा आपके सामने आती है डमविल के अनुसार। डमविल ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सब प्रभाव आते हैं जो बालक को जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। डमविल कहते हैं कि बालक को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करने वाले सारे के सारे प्रभाव शिक्षा में आ जाते हैं। ऐसे जितने भी प्रभाव हैं जो एक बालक को जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, वो सब के सब शिक्षा में आ जाते हैं। और अगली एक महत्वपूर्ण परिभाषा क्रो एंड क्रो के अनुसार इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा शिक्षा व्यक्तिकरण और सामाजिकरण की प्रक्रिया है। ये शब्द आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये कहते हैं कि शिक्षा व्यक्तिकरण व सामाजिकरण की प्रक्रिया है जो व्यक्ति की व्यक्तिगत उन्नति और समाज उपयोगिता को बढ़ावा देती है। शिक्षा वो प्रक्रिया है, समाजीकरण की वो प्रक्रिया है जो व्यक्ति की व्यक्तिगत उन्नति यानी उसकी पर्सनल प्रोग्रेस और समाज उपयोगिता, समाज में व्यक्ति की उपयोगिता को बढ़ा देती है। अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो पर्सनली प्रोग्रेस भी करेगा और समाज में भी उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। तो ये बात कहते हैं क्रो एंड क्रो कि शिक्षा वो प्रक्रिया है जो व्यक्ति की व्यक्तिगत उन्नति को बढ़ाती है और उसकी सामाजिक उपयोगिता को बढ़ाती है। चलिए, इसको आप एक बार और कैप्चर कर लीजिए। एक परिभाषा और बताऊंगा आपको लास्ट में, एक परिभाषा और आपके सामने आएगी। एक बार जल्दी से आप स्क्रीन को कैप्चर कीजिए। चलिए दोस्तों, एक लास्ट परिभाषा, एक अंतिम परिभाषा आपको बता रहा हूं। स्पेंसर के अनुसार, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि शिक्षा अंतर्निहित शक्ति और बाह्य जगत में समन्वय स्थापित करती है। एक छोटी सी परिभाषा है और बहुत अच्छी परिभाषा है, महत्वपूर्ण परिभाषा मैं इसे कहूंगा कि शिक्षा अंतर्निहित शक्ति यानी मनुष्य के अंदर विद्यमान शक्तियों का बाहरी जगत के साथ, बाह्य जगत के साथ समन्वय स्थापित करती है। व्यक्ति में आंतरिक रूप से जो शक्तियां विद्यमान हैं, उन शक्तियों का बाहरी जगत के साथ समन्वय स्थापित करने वाली जो शक्ति है उसी को शिक्षा कहा जाता है। ये बात कहने वाले हर्बर्ट स्पेंसर। ये दोस्तों आज मैंने कंप्लीटली आपसे बात कर ली है एजुकेशन वर्ड के बारे में, और मैंने कहा कि जितने भी टीचर भर्ती परीक्षाएं हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप निश्चिंत होकर इस शिक्षा शब्द को पढ़ें। शिक्षा शब्द की पूरी व्याख्या आज आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूं। अब भी अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें से कुछ रह गया तो निश्चित रूप से आप मुझे कमेंट करके बताएं, चाहे मुझे दूसरी वीडियो बनानी पड़े उस पर, लेकिन कंप्लीट डिटेल आपको दी जाएगी। लेकिन जहां मुझे लगा कि इतना आपके लिए जरूरी है उतनी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब अगली क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे शिक्षा के बाद मनोविज्ञान शब्द को लेकर कि मनोविज्ञान क्या है, साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी का विकास कैसे हुआ। ये जैसे ही कल आपकी मनोविज्ञान की क्लास होगी तो यहाँ मनोविज्ञान शब्द को पढ़ने के बाद फिर हम शिक्षा मनोविज्ञान के टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे। एक एक टॉपिक पर मैं आपसे बात करूंगा।
शिक्षा मनोविज्ञान के दोस्तों जितने भी टॉपिक हैं लगभग आप मानकर चलें कि लगभग आपके सामने 30 के आसपास टॉपिक रहेंगे, अबाउट 30 टॉपिक्स शिक्षा मनोविज्ञान में हमको पढ़ने हैं। कोई टॉपिक यहाँ पर छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे आप शिक्षक भर्ती की किसी भी परीक्षा में बैठें। यानी यहाँ जो आपको शिक्षा मनोविज्ञान करवाया जाएगा वो संपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान करवाया जाएगा। चाहे आप किसी भी टीचर भर्ती परीक्षा में बैठे हैं, संपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान कंप्लीट एजुकेशन साइकोलॉजी यहाँ आपको करवाई जाएगी। वो एक अलग बात है कि हर एक भर्ती परीक्षा में संपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान नहीं आता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपके सामने जो सीरीज लेकर आ रहा हूँ वो कंप्लीट एजुकेशन साइकोलॉजी की सीरीज लेकर आ रहा हूँ। जो अभी आप परीक्षा दें उस परीक्षा का एक निर्धारित सिलेबस होता है, सिलेबस में देख लें कौन कौन से टॉपिक आपके उस सिलेबस में निर्धारित हैं, उन्हीं टॉपिक्स को आप इसमें से पढ़ते रहेंगे। यहाँ पर मैं एक बार आपको कंप्लीट एजुकेशन साइकोलॉजी करवा रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों, कल मिलेंगे मनोविज्ञान शब्द की व्याख्या के साथ में। कल आपसे बात करेंगे कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, मनोविज्ञान का विकास क्रम पूरा कैसे रहा, उन सब पर कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।